Good morning students, welcome to MKS radio series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is structure of atom. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होते हैं और एटॉमिक मास से हम किसी का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, बट साइन अपोजिट होता है और ये हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर से। और जो मास नंबर होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमने सीख लिया था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स, ये सब क्या होते हैं। देखो यहाँ एक वर्ड कॉमन है आइसो, जिसका मीनिंग है सेम। इन सब के आगे मैंने आइसोटॉप लगा दिया, ये आइसो के आगे बार लगा दिया तो बन गया आइसोबार, आइसो के आगे टॉन्स लगा दिए तो मतलब बन गया आइसोटॉन्स। यानी कि जिसके अब ये आइसोटॉप्स, बार्स और ये टॉन्स, इनका मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिनके पास नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर यानी कि Z सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। मास नंबर को A से शो करते हैं और एटॉमिक नंबर को Z से शो करते हैं, आपको पता है। और एटॉमिक नंबर Z से शो करते हैं तो Z किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं या फिर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है ना। तो यहाँ देखो, इसको याद रखने का तरीका कि जहाँ ये टॉप्स में P लिखा हुआ है इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटॉप। और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर सेम होना बट डिफरेंट मास नंबर होना। एग्जाम्पल मैंने यहाँ देखो कितने सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से, इन सब का देखो किसी भी एलिमेंट को शो करने का तरीका मैंने आपको लास्ट चैप्टर में समझाया था, फिर भी देख लो। ये X हमारा कोई एलिमेंट होता है, ठीक है, और इसके ऊपर हम एटॉमिक मास लिखते हैं, यहाँ एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। जैसे हमें शो करना है क्लोरीन को या सोडियम को शो करना है तो सोडियम एलिमेंट हो गया हमारा, वो X की जगह आ जाएगा और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 23 होता है। यानी वेट इसका पैरों में उल्टा लिख दिया, सॉरी, वेट इसका हेड पे और इसका एटॉमिक नंबर पैरों पे। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, Z इनका सेम है, ठीक है, बट इनके मास डिफरेंट है। देखो 1, 2 और 3, जिनका मास 1 होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटियम, ठीक है, और जिसका मास 2 होता है उस आइसोटॉप को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, जिसको हम D से शो करते हैं, ड्यूटेरियम। और जिसका एटॉमिक मास 3 होता है उसको हम टाइटियम बोलते हैं, जिसको T से शो करते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, 1H, 2H एंड 3H, ठीक है। इसके अलावा जो कार्बन होता है इसके भी 3 आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, जो है 12 कार्बन का, 14 कार्बन का और 13 कार्बन का। एटॉमिक नंबर सेम है, आपके बुक में 13 कार्बन का नहीं दे रखा तो एक बार इसको छोड़ दो। मेनली 2 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, 12 कार्बन का और 14 कार्बन का, ठीक है। क्लोरीन का एग्जिस्ट करते हैं, क्लोरीन के भी 2 एग्जिस्ट करते हैं, 35 का और 37 का, ठीक है। ये आपके आइसोटॉप्स हो गए, इन सब में एटॉमिक नंबर सेम है और आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोलेंगे। अगर आपसे पूछे क्लोरीन के कितने आइसोटॉप्स है, आप बोलोगे क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स है, दैट इज 35 एंड 37। अब अगर आप बोलो कि हम तो वेट तो एक का ही लिखते हैं, हम यहाँ आइसोटॉप्स तो यूज़ कर देनी, पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखी होगी तो उसमें सिर्फ आप एक का ही वेट यूज़ करते हो, वहाँ आइसोटॉप्स तो आप लिखते ही नहीं। तो वो वेट कहाँ से आता है, आपने देखा होगा एग्जैक्टली जो क्लोरीन का वेट होता है वो 35.5 U होता है
और हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि 35 होता है या 37 होता है, तो 35.5 यू कहाँ से आया? तो एक्चुअल में जितने भी आइसोटॉप्स नेचर में प्रेजेंट है उन सबका हम एवरेज ले लेते हैं, और एवरेज लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है उसका हम वेट लेते हैं, वो वेट हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम क्लोरीन का एवरेज वेट निकालेंगे, इसका एवरेज वेट आएगा 35.5 यू आएगा, तो इसलिए हम ये वाला वेट यूज़ करते हैं। अब ये एवरेज वेट निकालते कैसे हैं, उसके लिए आपको अबंडेंस पता होनी चाहिए कि नेचर में ये जो 35 वाला आइसोटॉप है क्लोरीन का, ये कितने परसेंट में एग्जिस्ट करता है, और जो क्लोरीन का 37 वाला आइसोटॉप है वो कितने परसेंट में एग्जिस्ट करता है। ये आप याद भी रख सकते हो, यानी जो मेन है उनको तो आप याद कर सकते हो, और जो एक्स्ट्रा और है तो एग्जामिनर आपको बताएगा कि इसकी अबंडेंस इतनी है, इसकी अबंडेंस इतनी है, तो बताओ इसका एवरेज वेट कितना होगा। ठीक है, तो 35 की जो अबंडेंस होती है नेचुरल में, जो नेचर में जो एग्जिस्ट करता है, ये 35 वाला 75% नेचर में एग्जिस्ट करता है, और 37 वाला 25% में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका अबंडेंस। और अगर हम यहाँ कार्बन की बात करें तो कार्बन 12 वाला होता है वो 99.9% एग्जिस्ट करता है नेचर में, और कार्बन 14 वाला 1.1% एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हो गई आपकी नेचुरल अबंडेंस। अब आपको दे दे कि इसकी नेचुरल अबंडेंस इतनी है, इसकी इतनी है, बताओ एवरेज वेट क्या होगा। तो इसका एवरेज वेट निकालने के लिए ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जो इसका वेट है वो यहाँ लिखा इंटू 75/100, परसेंटेज सोल्व किया है सिंपली, इसका परसेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और परसेंटेज सोल्व किया है। परसेंटेज सोल्व करने के लिए अपॉन में 100 आ जाता है, प्लस करके 37 × 25/100 कर दिया, आंसर क्या आ गया 35.5 यू आंसर आ गया। ठीक है, इसलिए हम 35.5 यू यूज़ करते हैं। अब ये जो आइसोटॉप्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो तो सिमिलर होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट होती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं आइसोबार्स में। अब आइसोबार्स को याद रखने का तरीका, इसमें मैंने यहाँ कैपिटल में ए लिखा हुआ है। ए का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर नहीं मास नंबर, ए को किससे रिप्रेजेंट, मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसका मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। तो ये देखो, एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफर इन एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम मास नंबर जिसको ए से शो करते हैं एंड डिफर इन एटॉमिक नंबर जिसको जेड से शो करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार। एग्जाम्पल के लिए ये आर्गन 40 और ये कैल्शियम 40, देखो इसका एटॉमिक वेट सेम है बट इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये कैसे हो गए, आइसोबार्स हो गए। अब इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ मैंने लिखी हुई है, जैसे यहाँ 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन, और यहाँ 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हमारा आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स क्या होते हैं, यहाँ मैंने ये n है इसको कैपिटल कर लो, मतलब जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटॉन्स बोलेंगे। ठीक है, एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल के लिए सोडियम और मैग्नीशियम के अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो सेम आएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप कैसे निकालते थे, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, Z = 11, एटॉमिक मास कितना है 23, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12 है ना, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 होता है। ठीक है, अब अगर मेरे को निकालना है तो A - Z करना पड़ेगा, किसके लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए। तो एटॉमिक नंबर 23 - 11 सॉल्व करोगे कितना आएगा 2 और ये 1, 12 आ गए, यानी कि 12 न्यूट्रॉन इसमें। अब इसमें न्यूट्रॉन निकालते हैं, A - Z 24 - 12 कितना 12, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है, इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं, आइसोटॉन्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई। ये थे आपके आइसो से रिलेटेड आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स। ठीक है, अब हम आगे जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का और जो लास्ट टॉपिक बचता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स।
तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कौन से फॉर्मूले से, 2n² के फॉर्मूले से। जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, बोहर्स मॉडल जब पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो बोहर ने क्या बोला था कि सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपने अपने ऑर्बिट्स में, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में। और वो ऑर्बिट कौन कौन से थे, K, L, M एंड N। जो K वाला ऑर्बिट था वो सबसे पहला था, ये वाला K था जिसमें n इज इक्वल्स टू 1 था, और सेकंड वाला L था जिसमें n इज इक्वल्स टू 2 था। थर्ड ऑर्बिट कौन सा था, N, K, L, M और ये n इज इक्वल्स टू 4 और ये n इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये हमने पढ़ा था किससे, बोहर्स मॉडल थे। तो ये जो फॉर्मूला दिया था ये भी किसने दिया था, बोहर्स ने दिया था। बोहर क्या बोलता है कि किसी भी ऑर्बिट में, मान लो ये K ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फील होंगे, या L ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फील होंगे, तो ये उसने कौन से फॉर्मूले से बता दिया, 2n² के फॉर्मूले से। अब यहाँ n की वैल्यू पुट करते जाओ, K के लिए n की वैल्यू 1, L के लिए n की वैल्यू 2, M के लिए n की वैल्यू 3, N के लिए L की वैल्यू 4। ठीक है, तो पुट करो फॉर्मूले में सभी अपनी नोटबुक में, 2n² इज इक्वल्स टू 2 और 1, यानी कि 2 आ गए। यानी पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शो कर रही हूँ। ठीक है, अब सेकंड ऑर्बिट के लिए अगर हम निकालें 2 × 2 की स्क्वायर, 4, 4 2 जा 8, यानी सेकंड ऑर्बिट में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आ जाएगा 18 और इसमें 32। ठीक है, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18। हम नेक्स्ट वाले में 32 भर देना। ठीक है, ये 32 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब ये देखो सेकंड ये रूल क्या बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होता है, सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट। मतलब मान लो किसी का एटॉमिक, मान लो सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, सबसे पहले K वाले में जाएंगे, तो K वाले में जाएंगे तो सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2। अब 11 में से 2 गए, कितने बचे, 10 बचे। अब 10 किस में आएंगे, सॉरी 11 में से 2 गए, 8 बच गए, 9 बच गए, है ना, 9 बच गए। अब सेकंड वाले में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो सेकंड वाले में 8 आ गए, ये K के, ये L के। अब L में ये 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, 9 में से 8 गया, 1 बच गया। तो 9 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते थे क्या, नहीं आ सकते थे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 8 की कैपेसिटी है, तो 8 से ज़्यादा कैसे ले लेगा। तो अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा ये कहाँ जाएगा, M में जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं जा सकते। मान लो यहाँ भी 8 फिल हो गए, तो आप बोलोगे कि मैम 8 में तो ना किधर गया 8, इसमें M में तो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, तो आपने इसमें आगे क्यों नहीं भरा। तो इसके लिए एक ऑक्टेट रूल आता है, जो कि मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों हम इसके अंदर 18 नहीं भर सकते। मान लो 2 8 आपने इसके अंदर भर दिए और किसी के अंदर 18 ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो वो सारे के सारे 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। अगर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो वो 8 8 करके भरे जाएंगे, 2 8 8 इस तरह से भरे जाएंगे। अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 भर जाएंगे, या पूरे के पूरे 32 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो पूरे के पूरे 32 इलेक्ट्रॉन उस शेल में भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे अभी आप अपने ऑक्टेट रूल क्या होता है। ठीक है, क्यों हम 8 ही भर सकते हैं, तो एक बार तो आप ये रूल्स पढ़ लो। और ये बोल रहा है कि जब तक हमारे इनर शेल यानी कि अंदर वाली जो शेल है वो कंप्लीट नहीं भर जाते, तब तक हम बाहर वाला शेल नहीं भर सकते। जैसे मान लो सोडियम का एग्जाम्पल दिया था
तो यहाँ आपने 2 8 1 भरा था, तो ऐसा थोड़ी ना आपने सीधा ही m से स्टार्ट कर दिया, ये सीधा ही m वाला 1 भर दिया और फिर उसके बाद 8 2 भरे थे, नहीं, सबसे पहले k वाला भरा जाएगा, फिर l वाला भरा जाएगा, फिर m वाला भरा जाएगा, सबसे लास्ट में मतलब k से भर के k से बढ़ना स्टार्ट करेंगे हम और दूसरे शेल की तरफ मूव करेंगे, जब तक कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते तब तक हम दूसरे शेल में नहीं भरेंगे, मतलब इसकी कैपेसिटी पूरी होनी चाहिए। जब कैपेसिटी पूरी हो जाएगी तब हम दूसरे शेल की तरफ मूव करेंगे, दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? हमने क्या सीखा कि किसी के भी इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, k की 2 है, l की 8 है, m की 18 है और n की 32 है। अगर किसी शेल में इतने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए k में तो हम l की तरफ मूव करेंगे, अगर l में भी पूरे हो गए फिर हम m की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जिसके k के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, l के अंदर 8, m के अंदर 18 और n के अंदर 32, किसी भी एलिमेंट के अगर ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो हो रहे हैं तो मतलब वो सबसे ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। अगर किसी के भी ये वाले आ रहे हैं ना कॉन्फ़िगरेशन तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। मान लो किसी के अंदर 2 8 इस तरह से आ रहा है तो वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, L में गया है और L में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तो यहाँ पे भी कितने हैं, 8 है, यानी कि ये कैसा है, स्टेबल है। और अगर कोई इस तरह से आ रहा है 2 8 8 तो वो भी स्टेबल है, क्योंकि मान ये m की बात कर रहे हैं, m में 18 आना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला, ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। ऑक्टेट रूल का मतलब है लास्ट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, लास्ट वाले ऑर्बिट में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और जिसके पास लास्ट ऑर्बिट में, ये सबसे लास्ट ऑर्बिट है ये, और जिसके पास लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके पास भी 8 था इसलिए स्टेबल हो गया, इसके पास भी 8 है ये स्टेबल हो गया। और ये ऑक्टेट रूल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ L में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसे है 2 8 8 8 तो भी वो स्टेबल है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं। अगर कोई इस तरह से है 2 और 2, ठीक है तो वो स्टेबल है। सिर्फ ये किस फॉर्म में किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट, मतलब सॉरी, ये किसके केस में सही होता है, ये सिर्फ हीलियम के केस में सही होता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डुप्लेट रूल, जिसके अंदर लास्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, उसको हम बोलते हैं डुप्लेट रूल। और वो सिर्फ डुप्लेट रूल को कौन फॉलो करता है, हीलियम फॉलो करता है। ठीक है, अगर मान लो ये इस तरह से लिखा होता है 2 8 और 2, तो अब ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला, सिर्फ वो हीलियम के केस में फॉलो होता है। अब इसके केस में तो फॉलो होगा ही नहीं, है ना, तो मतलब ये नहीं है। अगर यहाँ 8 हो जाता तो सही हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 है तो नहीं होगा, सिर्फ ये किसके केस में होगा, हीलियम के केस में। अभी देखेंगे, अभी आप आगे डिटेल में देखोगे अभी कि ऑक्टेट रूल और वो क्या होता है ना। तो पहले हम इसको अब फील कर लेते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया स्टेबल कौन सा होता है, स्टेबल नहीं कौन सा नहीं होता। अगर किसी में पूरे के पूरे 18 इलेक्ट्रॉन बच रहे तो हम m में 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, नहीं तो हम 8 8 करके ही भरेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं और हमारा मॉलिक्यूल कैसा हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। हर एलिमेंट ये चाहता है कि वो स्टेबल हो, और स्टेबिलिटी लेने के लिए वो ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करेगा, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है अपने 8 इलेक्ट्रॉन वो लेना चाहेगा। ठीक है, जैसे हम ये देखते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1, जो कि कौन से ऑर्बिटल में आएगा, K वाले में। ये किस में जाएगा, K में जाएगा, और है ही नहीं, आगे भरें क्या। अब हीलियम की बात करो, हीलियम के लिए K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके लिए भी K इलेक्ट्रॉन। अब ये डुप्लेट को फॉलो कर रहा है, इसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा है, ये स्टेबल है। ठीक है, ये सिर्फ किसके केस में होता है, डुप्लेट, हीलियम के केस में होता है। अगर हम लिथियम की बात करें तो 2 और 1, क्या सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है। अब 2 और 2, क्या ये स्टेबल है, नहीं है। मैंने क्या बोला था, सिर्फ हीलियम के केस में डुप्लेट फॉलो होता है और बाकी किसी के केस में डुप्लेट फॉलो नहीं होता, तो ये स्टेबल नहीं है।
सिर्फ कौन सा स्टेबल है, हीलियम स्टेबल है, याद रखना। अब हम बेरिलियम की बात करें तो इसमें कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े जाएंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। और एल में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो यस, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाले के में गए और ये वाले एल में गए। ठीक है। अगर हम कार्बन की बात करें तो 6, यानी कि इसमें कितने भरे जाएंगे, 2 और 4। जब तक 8 पूरे नहीं हो जाते तब तक ये भरता जाएगा एल वाला अपने अंदर, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन की है। 2 5 2 6 2 7 2 8। अब बताओ क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट रूल को यस कर रहा है, क्योंकि इसके आउटर ऑर्बिट में कितने हैं, आउटर ऑर्बिट मतलब सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट, और नियॉन के लिए सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट कौन सा आया है, एल आया है। यानी ये इसका क्या हो गया, ये इसका आउटर ऑर्बिट है। और आउटर ऑर्बिट में कितने प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। और जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है इसका मतलब वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो ये भी कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है। अब हम आगे सोडियम की बात करें। अब क्या 10 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर पूरे हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। क्या एल के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है, नहीं आ सकता। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन की, यहाँ कितने आ जाएंगे, 1। अब क्या ये स्टेबल है, नहीं है। आउटर ऑर्बिट, इसका आउटर ऑर्बिट कौन सा है, ये वाला आउटर ऑर्बिट है। और इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इसका आउटर ऑर्बिट है। और आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्या ये स्टेबल है, नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। 2 8 2 10 हो गए, 2 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 पूरे हो गए। आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसका मतलब ये भी स्टेबल नहीं है। आगे 13 की बात करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करोगे, 2 8। आप है ना वीडियो पॉज करके इसको खुद से करके देखो, तब आपको समझ में आएगा। अब 2 8 10 तो यहाँ फिल हो गए, कितने बचे, 3 बचे। अब इसके अंदर तो पूरे आ नहीं सकते, अब ये नेक्स्ट वाले में जाएंगे। ठीक है, ये भी स्टेबल नहीं है। ऐसे ही ये 2 8 10 यहाँ पूरे हो गए, 4 इसके अंदर आ जाएंगे, है ना। अब देखो 2 8 5 2 8 6 2 8 7, ऐसे ही होंगे। 7 बचे, मैंने 7 किस में लिख दिया इसमें। अब 2 8 8, क्या ये स्टेबल है, यस, क्योंकि लास्ट जो ऑर्बिट है इसका आउटर ऑर्बिट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, जो कि किसको फॉलो कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। और जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो ये कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है। अभी इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हम और इलेक्ट्रॉन डालेंगे नहीं। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि इसने स्टेबिलिटी गेन कर ली, है ना। मान लो अगर के सी है, इसके आगे ये आता है, ये 19 और ये 20, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। ठीक है। अगर हमें आगे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो 2 8, ये तो 10 हो गए, ये 18 हो गए, है ना। अब आप बोलो कि मैम इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आप 8 ही भर रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन भर देती हूँ। तो क्या ये स्टेबल है, बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है। अगर कोई देखने वाला बोलेगा, वो बोलेगा कि एल में तो सिर्फ 8 ही आ सकते थे, यहाँ 9 कैसे आ गए। तो मेनली हम एल वाले को फॉलो करते हैं, यानी कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। हम 8 8 इलेक्ट्रॉन करके भरते हैं। अगर मान लो यहाँ ऐसे होता 10 8 10 और 18, 10 और 18 कितने हो गए, 28। मान लो कोई भी एलिमेंट होता है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर था 28। ठीक है। अब मैं 10 इलेक्ट्रॉन तो मैंने यहाँ भर दिए, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 18 इलेक्ट्रॉन बच गए। अगर मैं 18 इस 8 8 करके भरती हूँ तो मेरा मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाएगा। जैसे 8 8 करके भरे, 8 यहाँ भरे गए, है ना। 10 कितने हो गए, 10 18, 18 में से 28 गए, कितने बच गए, 0, 10 और बच गए। तो ये हो जाएंगे 8 और 2, इस तरह से होगा।
तो ये कोई मॉलिक्यूल नहीं हुआ, देखो 8 बन गए फिर 2, स्टेबल ही नहीं हुआ क्योंकि डुप्लेट रूल तो फॉलो ही नहीं हो रहा, डुप्लेट रूल तो सिर्फ हीलियम के केस में फॉलो हो रहा था। तो हम ऐसे नहीं भर सकते अब इसको, अब हम इसको भरेंगे इस तरह से 2, 8 और 18, क्योंकि हमारे पास पूरे के पूरे 18 बचे हैं। जब पूरे के पूरे 18 बचे हैं तो हम क्यों ना इसके अंदर पूरे 18 ही भर दें, क्योंकि m की कैपेसिटी कितनी है, 18 इलेक्ट्रॉन फिल होने की है। और मैंने बोला था जो 2, 8, 18, 32 इनको फॉलो करे वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्टेबल होगा। जिसका भी एटॉमिक नंबर 28 है उसके अंदर लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा हमारा, स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन तो बचे नहीं, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर बच गए, भर दिए, 8 इलेक्ट्रॉन भरे गए, ये K में गया, ये L में गया, ये M में गया। मतलब मैक्सिमम हर ऑर्बिट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले सकता है, ठीक है। ज़्यादा कब लेगा, जब उसके अंदर पूरे के पूरे 18 रह जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन, अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये लास्ट वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। यानी कि इसका जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब 20 वाले की बात करें हम तो ये क्या हो जाएगा, 2, 8, 8 और 2, ठीक है। इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं। बात समझ में आ गई। अब हम इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो डायग्राम्स है जो आपकी बुक में दिए हुए हैं बहुत सारे, उसको देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें हाइड्रोजन के लिए बनाना है, डायग्राम बनाना है हमें। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले K शेल, फिर L शेल, है ना, यहाँ सबसे पॉजिटिव। अब बताओ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन, जो भी किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, K ऑर्बिटल में। तो यहाँ K के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दो। हीलियम के लिए करना है तो K में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसा है, स्टेबल है, क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है, डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट के लिए देखो 2, K में 2 आ सकते हैं। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है किस में जाएगा, नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में जाएगा, तो इसके अंदर 1, ये कौन सा ऑर्बिट है, L ऑर्बिटल, L ऑर्बिट है, ठीक है। अब इसके लिए ये K, ये L, तो 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, इस तरह से, है ना। इस वाले के लिए अब 2 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, इस वाले के लिए 2, 1, 2, 3, 4, ऐसे आप इसको पूरे को कर लोगे, ठीक है। बस ये सेम करना है। अब यहाँ से आप देखो K, L और M, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि L में तो 8 आ सकते हैं और L में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे आप ये वाले कर लोगे, है ना, करने हैं आपको सारे। और है ना, आप जैसे ये अलग से करना है, मैं तो इसी में करके दिखा रही हूँ आपको। हाँ, आप अलग से लिखना हाइड्रोजन, उसके नीचे उसका डायग्राम बनाना, फिर लिखना हीलियम, उसके नीचे उसका डायग्राम बनाना, ठीक है। आप अलग से करके बताना, मैं इसी के अंदर बता रही हूँ क्योंकि आपने लिखा होगा तो आई होप आपने स्पेस नहीं छोड़ी होगी। अगर किसी ने स्पेस छोड़ रखी है तो उसके आगे बना सकता है, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो केमिकल स्टेबिलिटी, किसी की केमिकल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, उसके ऑक्टेट पर और डुप्लेट पर। मतलब कोई अगर ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है और अगर डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है तो वो कैसा होगा, केमिकल स्टेबल होगा। यहाँ डुप्लेट रूल कौन फॉलो कर रहा है, हीलियम, तो ये कैसा है, केमिकल स्टेबल। इसके अलावा कोई और डुप्लेट रूल फॉलो नहीं करता। हर किसी के अंदर, इसके अलावा हर किसी के अंदर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे होने चाहिए, तभी वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। और इसके अंदर ये नियॉन था, इसके अंदर देखो पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो M के अंदर पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ लिख देना फॉलो ऑक्टेट रूल, और यहाँ लिख देना फॉलो डुप्लेट रूल, ठीक है। इसके अंदर कोई फॉलो कर रहा है, लास्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कर रहा है फॉलो ऑक्टेट रूल। अब एक बात बताओ, कोई इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एलिमेंट स्टेबल है तो क्या वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ करना चाहेगा, बिल्कुल नहीं करना चाहे। अगर आप अपनी लाइफ में सेटल हो तो क्या आप अपनी लाइफ से सेटल नहीं होना चाहोगे, मतलब एक तरह से अगर आप अपनी लाइफ में सेटल हो, ठीक है, आप चाहोगे कि मेरी लाइफ बिगड़ जाए या मैं दोबारा से अनसेटल हो जाऊँ, कभी नहीं चाहोगे ना। ऐसी एलिमेंट बोलते हैं जब मैं सेटल हूँ तो मैं किसी के साथ रिएक्ट क्यों करूँ, क्यों मैं किसी के साथ रिएक्ट करूँ जब मैं स्टेबल हूँ। एक्चुअल में जो रिएक्शन होती है वो कब होती है, अगर कोई अनस्टेबल है
किसी के पास इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन को पूरे करने के लिए किसी दूसरे के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, जिससे कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो इसके आउटर ऑर्बिटल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए +1, अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये कितना बन जाएगा, 2 और 8, यानी कि ये 8 पूरा हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, यानी ये कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। और इसको ये एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कोई दूसरा एलिमेंट आकर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसने ऑक्टेट बना लिया पूरा अपना। ठीक है, ये सारे एलिमेंट है जिसपे मैंने राउंड नहीं कर रखा या टिक नहीं लगा रखा, उन सब में देखो ऑक्टेट रूल किसी में फॉलो नहीं है। अब किसी में भी फॉलो नहीं है, इसलिए सारे के सारे क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाहता है कि मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर कोई इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका डुप्लेट फॉलो हो जाएगा, डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट को शो करते हैं, डुप्लेट इसके अंदर होता है। ठीक है, अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हर किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है ये हाइड्रोजन। समझ में आ गई क्यों इतना रिएक्टिव होता है। अगर हम बात करें कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसी से रिलेटेड कि केमिकल रिएक्शन क्यों होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने एक रिएक्शन लिखी है Na+Cl gives NaCl। तो एक्चुअल में रिएक्शन हुई क्यों, इसके बारे में समझना है। तो जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 और इसका कितना होता है 17। तो कैसे भरा जाएगा, 2, 8 और 1, इसमें 2, 8 और 7। ठीक है, अब ये बोलता है कहीं से मेरे को कोई 7 इलेक्ट्रॉन और दे दे तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या मेरे से एक इलेक्ट्रॉन ले जाए। ठीक है, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो देखो क्या बच गया, 2, 8। क्या ये ऑक्टेट फॉलो हो रहा है, यस हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये चाहेगा या तो इसका कोई एक इलेक्ट्रॉन ले जाए या इसको कोई एक 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बन जाएगा, ये 2, 8, 8, तब भी इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि मेरे को या तो कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर कोई या तो एक इलेक्ट्रॉन मेरा ले जाए या मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन दे जाए। अब ये क्लोरीन है, ये भी रो रहा है। ये क्या कह रहा है, ये मेरे पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, या तो मेरे 7 इलेक्ट्रॉन ले जाए या मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे। जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2, 8 और 8 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। और अगर 7 रिमूव हो जाएंगे तो 2, 8 बन जाएगा, तब भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। अब मैंने इनको दोनों को क्या बोला कि तू ऐसा कर कि ना 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो बहुत मुश्किल है, कोई अपने 7 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा तेरे को। तो तू ऐसा कर, तू अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दे। इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और तेरे को एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो तू अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दे। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन, मेरी बात मान के ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है। तो ये तो किस में बन गया, 2, 8, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2, 8, 8 में। बताओ दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, यस बिल्कुल हो गया। तो इसका मतलब इन्होंने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए इन्होंने ये रिएक्शन कर दी। टू अटेन, इसमें आप लिख सकते हो टू अटेन स्टेबिलिटी और टू कंप्लीट their octet they react to form to give a chemical reaction। ठीक है, ये बात हम लिख सकते हैं, इसलिए इन्होंने क्या कर दी, केमिकल रिएक्शन कर दी। अब जिसका भी हमने जितने भी एलिमेंट अभी पढ़े हैं उन सबका क्या था, एक दो को छोड़ के उनका क्या था, एलिमेंट इनकम्प्लीट था। और जिनका भी एलिमेंट ऑर्बिट इनकम्प्लीट था, आउटर ऑर्बिट इनकम्प्लीट था, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, वो सब इस तरह से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, जो इलेक्ट्रॉन देता है ना, जो इलेक्ट्रॉन को गिव करता है यानी देता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है गेन इलेक्ट्रॉन, उस पर कैसा चार्ज आता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ सोडियम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, और यहाँ क्लोरीन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो सोडियम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कितने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए +1 -1। 1 को बेसिकली शो नहीं करते,
ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेते तो यहाँ +2 और यहाँ -2 इस तरह से आ जाता। जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे उतनी इनकी ऊपर चार्जेस शो हो जाते, ठीक है। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको हम बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसको बोलते हैं एनायन। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए हम वैलेंस, यहाँ 2 टर्म है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। तो सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे ना, 2 8 1 2 8 2, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे। इसमें जो सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, सबसे लास्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसकी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जहाँ यहाँ देखो मैंने लिखे भी हुए हैं। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फास्फोरस है ये, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लास्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 है, ठीक है। इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6, तो इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, ठीक है। इसके 7, इसके 8, इस तरह से जो सबसे लास्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं ना वो इसके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे, देखो मैंने यहाँ सोडियम और क्लोरीन का फिर से एग्जांपल ले रखा है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये अपने हर एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, ये बात आपको पता है, ठीक है। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या क्या कर सकता है, ये या तो गेन कर सकता है 7 इलेक्ट्रॉन, अगर इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, 2 8 8, और या फिर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो ये क्या कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, 2 8, ठीक है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो अगर गेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन को, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बन जाएगा 2 8। अगर ये लूज करता है 7 इलेक्ट्रॉन तो ये बन जाएगा 2 8, सॉरी यहाँ आएगा 2 8 8। अब बताओ कौन सा ईजियर है इसके केस में, बताओ 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी है या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी है क्योंकि कोई भी अपने साथ के साथ इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है ना, तो ये बोलेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी है क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन किस किस से मांगता फिरेगा वो, एक क्लोरीन से ले लेगा, दूसरा किससे लेगा, तीसरा किससे लेगा, है ना। तो इसलिए ये बोल रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी है, तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और क्या बना देगा, 2 8, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी। तो सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 1 इलेक्ट्रॉन यूज किए, तो यहाँ इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 1 ही है, क्यों, सबसे लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1। अब बताओ इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी है 7, सॉरी इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 7 है। अब वैलेंसी के लिए बताओ मुझे, क्या इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है या 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, या तो ये अपने सारे के सारे 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो ये बोलेगा भाई मेरे को तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना सबसे ईजी रहेगा, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन मांग लूंगा तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो जरूरी नहीं है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो, अलग भी हो सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो सबसे लास्ट ऑर्बिटल में जाते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज या फिर गेन करता है वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी हो सकती है। यहाँ हम वैलेंसी की डेफिनेशन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज नोन एज वैलेंसी, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट यानी सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात। अब यहाँ देखो जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख रखे हैं इसकी बात करते हैं। यहाँ फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। अब बताओ इसकी वैलेंसी क्या होगी। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो
3 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा एज कंपेरिजन टू 5 इलेक्ट्रॉन किसी देने की बजाय ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, जो कम से कम नंबर में होते हैं ना वो काम करेगा, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। इसके लिए बताओ क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। माइनस इसलिए शो कर रही हूँ, उसका मतलब गेन किया है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई। इसी तरह से सारी। अब देखो आर्गन के केस में बताओ क्या ये लूज करेगा या फिर गेन करेगा, क्योंकि इसका तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो क्या है लूज करेगा तो क्या होगा, इसका ऑक्टेट वैसे भी कंप्लीट रहेगा अगर ये लूज करेगा, और गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो बेटर यही है कि लूज भी ना करे और गेन भी ना करे, इसलिए कैसा होता है, अनरिएक्टिव होता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। मैंने बताया जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वही एलिमेंट रिएक्ट करते हैं। अब इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है तो ना तो ये लूज करेगा और ना ही गेन करेगा। जब ये लूज और गेन नहीं करेगा इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये अनरिएक्टिव होता है, ठीक है। अब आपका ये होमवर्क है कि मैंने जितने भी एलिमेंट लिखे थे हाइड्रोजन से लेके आर्गन तक, सबकी आपको वैलेंसी निकालनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और सबके डायग्राम आपको बनाने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इजीली आपसे हो जाएगा। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपके वो क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन दिया है ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में आपने अच्छे से सीख लिया कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं एंड किसी का भी एटॉमिक नंबर, मास नंबर निकालना हो कैसे निकालते हैं, कोई भी एलिमेंट है वो रिएक्शन क्यों करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। तो ये सब हमने इस चैप्टर में सीख लिया। चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।